इंपैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। टॉपिक हमारा प्लांट फिजियोलॉजी चल रहा है और प्लांट फिजियोलॉजी में हम आज जो सेकंड पार्ट था प्लांट फिजियोलॉजी का वो करेंगे। सेकंड पार्ट तो क्वेश्चन है अपना पहला क्वेश्चन, पुष्पों के अध्ययन को, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? गुड इवनिंग भाई विकास, गुड इवनिंग सतीश, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग भाई। तो पहला क्वेश्चन है अपना, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड इज द एंथोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंथोलॉजी, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन है, पुष्पों के मादा अंग कौन से हैं? मादा अंग जो फीमेल गैमेट्स बोले जाते हैं, फीमेल गैमेट्स बोले जाते हैं, मादा अंग है वो कौन से हैं? भाई पुंकेसर है, स्त्री केसर है, कौन से है ये पूछना चाह रहा है। नमस्कार भाई बच्चे, प्रियंका बहुत ही बढ़िया, शानदार, सतीश भाई बहुत ही शानदार। कौन से हैं? कौन कौन से हैं? स्टिग्मा, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओरी है, ओरी है, तीन है। तो जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्तिकागर, वर्तिका, वर्तिका और अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाशय। वर्तिकागर, वर्तिका और अंडाशय। जय हिंद नवनीत। अगला, पुष्पों का नर अंग है, पुष्पों का नर अंग है। नर अंग में कौन कौन से आते हैं? भी पोलन ग्रेन्स नर अंग में आते हैं क्या? इस तरह से बताना आपने, कौन कौन से हैं जल्दी बताएं। पुष्पों के नर अंग कौन कौन से हैं? जल्दी बताएं। तो नर अंग में हम क्या बोलते हैं? नर अंग में एंथर को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथर को। पोलन ग्रेन्स भी मैंने बता ही दिया था। एंथर है वो किस में आता है? नर अंग में आता है। अगला देखो आप, प्याज किसका रूपांतरण है? प्याज किसका रूपांतरण है? हां एंथर। एंथर को हम परागकोश बोलते हैं, कभी ध्यान ना हो, परागकोश। परागकोश के अंदर से ही क्या निकलते हैं? परागकण निकलते हैं, ये ध्यान रखना है। परागकण है जो परागकोश के अंदर से ही निकलते हैं, पोलन ग्रेन जिसको बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स। आपने ध्यान किया होगा अब की बार है बहुत सारे क्वेश्चन पोलन ग्रेन से पूछे गए थे, बहुत ही ज्यादा। अगला, प्याज किसका रूपांतरण है? ऑनियन इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। जड़ का है, किसका है? या तने का है? तो किसका है? तना, स्टेम का है। किसका है? तना का है, स्टेम का है। ठीक है। अगला, पौधों की वृद्धि में सहायक हार्मोन कौन सा है? विक्रम जय हिंद भाई। पौधों में, पौधों की वृद्धि के लिए सहायक हार्मोन तो कौन सा है? जल्दी बताएं। साइटोकाइनिन है, इथिलीन है, इथाइलिन है, कौन सा है? राकेश पवार बहुत बढ़िया, नवनीत बहुत ही बढ़िया, शानदार। ऑक्सिन है, कौन सा है? ऑक्सिन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कई बार पेपर में पूछा था। अगला बताओगे आप, कोशिका विभाजन में सहायक कौन सा है? साइटोकाइनिन है, कौन सा है? साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है, कौन सा है? कोशिका विभाजन में कई बार पूछा आता है। कोशिका विभाजन में सहायक पादप हार्मोन कौन सा है? कौन सा है? साइटोकाइनिन। मैंने बता ही दिया था आपको, बात बातों में साइटोकाइनिन ही है। कौन सा है? साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन में जो कोशिका होती है पौधों के अंदर, जो सेल है उसका जो विभाजन करेगा
विभाजन से फायदा क्या होता है कि उस यदि विभाजन नहीं होगा तो उससे एक पत्तियों से फिर हम ज्यादा पौधे प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब पत्तियों से भी हम पौधे प्राप्त कर सकते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक से। टिश्यू कल्चर टेक्निक से, टिश्यू कल्चर टेक्निक से जितनी कोशिका होगी उससे उतने ही पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं उत्तक संवर्धन तकनीक से। उत्तक संवर्धन तकनीक किसमें फायदेमंद है? पौधों में। पौधों में क्यों फायदेमंद है? क्योंकि यहां पर सेल से भी पौधा तैयार किया जा सकता है। ठीक है। और किसमें ज्यादा फायदेमंद रहता है? जितनी भी इंडस्ट्री है, जो बोनसाई इंडस्ट्री बोलते हैं, बोनसाई इंडस्ट्री कौन सी होती है? जिसमें बहुत ही सजावटी पौधे होते हैं। सजावटी पौधों को विकसित करने के लिए टिश्यू कल्चर टेक्निक का प्रयोग किया जाता है बोनसाई इंडस्ट्री के अंदर। सजावटी पौधे, तो यह भी ध्यान रखना, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है बोनसाई उद्योग किसके लिए जाना जाता है? सजावटी पौधों के लिए। किसके लिए? सजावटी पौधों के लिए। ठीक है जसवंत, गुड इवनिंग। अगला देखो, एकमात्र गैसीय रूप में पाया जाने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? एकमात्र गैसीय हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायक है, तो वो कौन सा है? इथीन है। कौन सा है? इथीन है। कौन सा? इथीन। पौधों में एकमात्र गैसीय हार्मोन पाया जाना इथीन है, जो फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार है। फलों को पकाने के लिए जिम्मेदार है। मार्केट में इसके स्थान पर कार्बेट का उपयोग किया जाता है। कार्बेट जो कैंसर के लिए भी जिम्मेदार है। कैल्शियम कार्बाइड का भी उपयोग किया जाता है जो फलों को पकाता है। कैल्शियम कार्बाइड, ये भी कई बार पेपरों में पूछा जाता है। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 कैल्शियम कार्बाइड है, तो यह कैंसर का एक जनक है। कैंसर का जनक है। ठीक है, तो यह बहुत ही भयानक है। अगला देखो, फलों को पकाने के लिए यहां पर भी क्या आ जाएगा? इथीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इथीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये ध्यान रखना, कभी ये लगा दो आप, ये गलत है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भूदेव राम राम भाई। अगला, फूल खिलाने में मदद करने वाले हार्मोन क्या बोले जाते हैं? फूल खिलाने में मदद करने वाले हार्मोन वो क्या बोले जाते हैं? फ्लोरीजेंस। क्या बोले जाते हैं? फ्लोरीजेंस। 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 फूल खिलाने वाले, मदद करने वाले हार्मोन कौन से बोले जाते हैं? फ्लोरीजेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, ज्यादातर पौधों की बीमारी होती है, मोस्टली प्लांट डिजीज आर ड्यू टू, किसकी वजह से होती है? जल्दी बताएं। ज्यादातर पौधों में बीमारी होती है किसकी वजह से होती है? कवक की वजह से होती है या बैक्टीरिया की वजह से होती है? किसकी वजह से होती है? जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी, किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से, जीवाणु की वजह से, किसकी वजह से सबसे ज्यादा? जय हिंद भाई। अलबादी भी पहुंच गया है, अलबादी। ठीक है, ज्यादातर पौधों में बीमारी जो होती है किसकी वजह से होती है? कवक की वजह से होती है। किसकी वजह से? कवक, फंजाई की वजह से। फंजाई की वजह से। लाइक और शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। अगला देखो, सेथिल रोग है का संबंध है किससे है? विल्ट आएगा भाई ये। विल्ट डिजीज। विल्ट डिजीज, थोड़ा इसको ठीक कर लेना। विल्ट डिजीज का संबंध किससे है? विल्ट डिजीज का संबंध किससे है? गेहूं से है, कपास से है, किससे है? या चावल से है? किससे है? कपास से है। किससे है? कपास से, कॉटन से। ये आप ध्यान कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, टुंडू रोग का संबंध किससे है? टुंडू रोग है, गेहूं से संबंध है, कपास से संबंध है, किससे? चावल से संबंध है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हीट से संबंध, किससे है? व्हीट। व्हीट मीन्स क्या है? गेहूं से संबंध है। अगला बताओ, टिक्का रोग किससे संबंधित है? टिक्का, टिक्का डिजीज, टिक्का डिजीज है किससे संबंधित है? तो वो किससे है? मूंगफली से। किससे है? मूंगफली से। मूंगफली का मौसम अभी आ गया है, शानदार। टिक्का रोग का संबंध किससे? अगला, मूल का कौन सा भाग जल अवशोषण में भाग लेता है? ये द पार्ट ऑफ रूट इन्वॉल्व्ड इन वाटर एब्जॉर्प्शन। मूल, जड़ का कौन सा भाग है जल अवशोषण में भाग लेता है? जल्दी बताएं, जल्दी। शानदार तरीके से आंसर कर रहे हो, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी।
देखो जो जड़ों में रेशों वाला भाग होता है, जड़ों में रेशों वाला भाग होता है, रेशों वाला भाग, वह मुख्य रूप से जड़ में जल अवशोषण का कार्य करता है। अगला देखो आप, पौधों में पानी किसके माध्यम से ऊपर जाता है, यह भी आपको पता है। पौधों में पानी किसके माध्यम से जाता है, जाइलम के माध्यम से ऊपर की ओर जाता है। किसके माध्यम से जाता है, जाइलम की ओर, ऊपर की ओर, ठीक है। अगला, जब जल, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बताओगे आप, जब जल कोशिका में प्रवेश करता है, जब जल है वह क्या है, कोशिका में प्रवेश करता है, जल कोशिका में प्रवेश करता है, तो कोशिका भित्ति की दीवारों पर, जो कोशिका भित्ति है जो ऊपर होती है, जो कोशिका भित्ति सेल वाल, ये पौधों की कोशिका की बात कर रहा है, इसका मतलब सेल वाल तो किस में होती है, पादप कोशिका में होती है। जब जल कोशिका में प्रवेश करता है तो कोशिका भित्ति की दीवारों पर कौन सा दाब लगता है, कोशिका भित्ति की दीवारों पर कौन सा दाब लगता है। व्हेन वाटर एंटर द सेल, वन ऑफ द प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द सेल वाल, सेल वाल पर कौन सा दबाव पड़ता है। व्हेन वाटर एंटर द सेल, वन ऑफ द प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द सेल वाल, द सेल, वन ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड इज ऑन द सेल वाल, इसको बोलते हैं स्फीति दाब। क्या बोलते हैं, स्फीति दाब। देखो इसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर, स्फीति दाब। क्या कह रहा है ये, जो कोशिका में जल प्रवेश कर जाए तो कोशिका भित्ति की दीवारों पर कौन सा दाब लगेगा, वहां लगेगा टर्गर प्रेशर, बोलते हैं स्फीति दाब बोलते हैं। अगला, जल का, वेरी इंपॉर्टेंट, जल का अधोपराशरी विलयन से अति प्राशरी विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विसरण कहलाता है। डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रोज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कोशिका में होती है, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो क्या कहलाता है, जल्दी बताएं। डाइल्यूट क्या होता है हमारा, ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात की जा रही है ये होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और ये होता है हमारा अति प्राशरी होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, अति प्राशरी विलयन जो होते हैं, इसमें क्या होती है, सांद्रता ज्यादा होती है, सांद्रता क्या होती है, ज्यादा, सांद्रता ज्यादा होती है। और जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है उसमें पानी ज्यादा होता है, इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं, कम सांद्रता होती है। कम सांद्रता का मतलब है नमक है या चीनी है, कम है, और उसके अंदर क्या डाला होगा, इसका मतलब उसके अंदर पानी है, पानी की मात्रा ज्यादा है, तो वो क्या कहलाता है। ये मैंने कल भी बताया था आपको, शायद कल बताया होगा। कोई सेल है, जो सेल है, कोई सेल, ध्यान से सुनना, कोई सेल है, सेल में पानी एंटर कर जाए, पानी एंटर कर जाए, वो फूल जाए, किसी का पानी, सेल का पानी बाहर निकल जाए, मतलब जो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की ओर, ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, यह प्रोसेस क्या कहलाता है। आरओ में भी यह होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑस्मोसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑस्मोसिस कहलाती है, प्रासरण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रासरण। जब भी कोई कोशिका, ध्यान से लिख लेना, जब भी कोई कोशिका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जाती है, सांद्रता ज्यादा वाले सॉल्यूशन में जाती है, तो वह सिकुड़ जाती है, वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, पिचक जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। और जब भी कोई कोशिका डाइल्यूट सॉल्यूशन में जाती है, कम सांद्रता वाले सॉल्यूशन में जाती है, तो वहां पर कोशिका वो फूल जाएगी, वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, ठीक है, फूल जाती है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं अंडे में, अंडे जो पानी उबालते हैं और वो कम सांद्रता वाला हो, अंडा उबालते हैं और वहां पर क्या है, कम सांद्रता वाला पानी हो, तो वहां पर वो अंडा फूल जाएगा। यदि आपने उसमें नमक डाल लिया थोड़ा सा, वह अंडा सिकुड़ जाएगा और उसका कवर आसानी से उतर जाएगा। इसी तरह से अचार या मुरब्बा में बैक्टीरिया नहीं पनपते, क्यों, क्योंकि अचार व मुरब्बा में सांद्रता ज्यादा होती है, ठीक है। इसी तरह से जब खारे पानी की मछली कम सांद्रता वाले पानी में जाएगी, शुद्ध पानी में जाएगी, तो वो फूल जाएगी, उसका आकार बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जाइए।
गई है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सांद्रता कम होती है और यहां पर सांद्रता ज्यादा होती है। ठीक है, अगला देखोगे, अगला देखो, प्रासरण किसका विसरण है? ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ, ऑस्मोसिस है किसका डिफ्यूजन है? प्रासरण किसका विसरण है? जल्दी बताओ, प्रासरण किसका विसरण है? अब तो बता ही सकते हो, प्रासरण है किसका विसरण है? ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ, बिल्कुल आसान। पानी के लिए क्या होता है? पानी के लिए होता है ऑस्मोसिस, हमारा किसके लिए होता है? पानी के लिए। वाटर के लिए है, वाटर के लिए। किसके लिए? वाटर के। जो ये कहना चाह रहा है कि ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है हमारा किसका विसरण होता है? पानी का विसरण होता है, पानी का विसरण होता है। विसरण क्या है? विसरण क्या है? विसरण है ऑस्मोसिस का तो हमने देख लिया। ऑस्मोसिस में क्या देख लिया हमने? हाई कंसंट्रेशन वाटर का, हाई कंसंट्रेशन टू, हम देखते हैं जब हाई कंसंट्रेशन होगा, जहां पर हाई कंसंट्रेशन है और एक लो कंसंट्रेशन है, एक लो कंसंट्रेशन है, तो ऑस्मोसिस क्या रहता है? पानी हमेशा लो कंसंट्रेशन टू हमारा क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर पानी ज्यादा, मानो 90% है यहां पर 80% पानी है, तो 80% पानी है तो यहाँ हाई कंसंट्रेशन होगा, और यहां पर लो कंसंट्रेशन 90% पानी है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस है। तो ये किसका विसरण? विसरण में, विसरण तो गैसों के केस में होता है। किसके केसों में होता है? गैसों के केस में। तो जल में हमारा प्रासरण का अभिक्रिया होती है। अगला देखो आप, वह झिल्ली कौन सी होती है? ध्यान से सुनना, वह झिल्ली कौन सी है जो केवल जल के कणों को अपने से गुजरने देती है लेकिन विलेय कणों को नहीं गुजरने देगी? जैसे मानो अपनी कोई सेल है, अपनी कोई सेल है, आपने नमकीन पानी में डाल दी। किस में डाल दी? नमकीन पानी में डाल दी, तो अपनी सेल का पानी निकलकर बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? पानी निकलकर बाहर आ जाएगा। यह तो नहीं है कि सेल का माइटोकॉन्ड्रिया भी बाहर निकल जाएगा, सेल का न्यूक्लियस भी बाहर निकल के आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसमें केवल क्या निकलता है? केवल क्या निकलता है? हमारा हमेशा ही वाटर ही, पानी ही बाहर निकलता है। तो ये क्वेश्चन देखो, वह झिल्ली कौन सी है जो केवल जल के कणों को अपने से गुजरने देती है लेकिन विलेय कणों को रोक लेती है? विलेय कण जो सोल्यूट है, जो बड़े कण है, उसको रोक लेगी। तो ये किस में होता है? जो हमारी सेल के ऊपर कौन सी झिल्ली होती है? अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। कौन सी होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कॉन्सेप्ट छिपा है, बिल्कुल अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट छिपा है कि जल के कणों को अपने। अगला देखना थोड़ा सा और, वह झिल्ली कौन सी जो विलायक एवं कुछ विशेष विलेय कणों को, अब देखो यहां, अब देखो वह झिल्ली, एक झिल्ली ऐसी भी होती है जो विलायक एवं कुछ विशेष विलेय कणों को, विलायक को भी और कुछ विशेष विलेय कणों को, विलेय कण कौन से होते हैं? सोल्यूट। ये कभी आपको पता ही ना हो, मैं थोड़ा बता दूं कि जो हम भी कोई भी सॉल्यूशन देखते हैं उसमें एक तो होता है सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट, और उसके बाद में क्या बनता है? सॉल्यूशन। क्या बनता है? सॉल्यूशन। सोल्यूट होता है विलेय, सोल्यूट होता है विलेय, और सोलवेंट होता है विलायक, और फिर क्या बनता है? हमारा विलयन बनता है। क्या बनता है? विलयन बनता है। कौन बनता है? विलयन। विलय होता है हमेशा कम मात्रा में, जैसे चीनी या नमक ले लिया, कम मात्रा में होगा चीनी या नमक। विलायक होगा ज्यादा मात्रा में, विलायक क्या होगा? ज्यादा मात्रा में, विलायक ज्यादा मात्रा में, और बन जाएगा हमारा नमक या चीनी का विलयन। अब ये क्वेश्चन क्या है? दोबारा समझो, दोबारा समझोगे। वह झिल्ली कौन सी है जो विलायक, मतलब विलायक को भी, जल आदि को भी, ठीक है, कुछ विशेष विलेय मतलब चीनी या नमक आदि को भी, ठीक है, को अपने में से गुजरने देती है? तो वो कौन सी होती है? वो कौन सी होती है? वर्णात्मक झिल्ली। कौन सी होती है? वर्णात्मक झिल्ली। वर्णात्मक झिल्ली कौन सी है? हमारी हिंदी में बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, कुछ इस तरह का नाम होता है इंग्लिश में, सिलेक्टिव मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सिलेक्टिव मेम्ब्रेन। तो ये झिल्ली कौन सी है हमारी? जो विलायक है कुछ विशेष विलेय कणों को अपने ओर से गुजरने देती है। तो कौन सी झिल्ली होती है? वर्णात्मक झिल्ली होती है। ये बात आपको अच्छी तरह से लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये कौन सी होती है? सिलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? सिलेक्टिव मेम्ब्रेन। मतलब इसको वैसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी बोलते हैं, वर्णात्मक पारगम्य भी बोल देते हैं। पारगम्य का मतलब क्या हो गया? परमिएबल। कौन सा हो गया? परमिएबल।
सिलेक्टिव परमिएबल। जैसे हमने सेमी परमिएबल देखा था ना, ये क्या है, यहां पर क्या हो गया, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, ऋणात्मक पारगम्य झिल्ली होगी। वो कौन सी, अर्ध पारगम्य झिल्ली थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, मूल रेशों की कोशिका भित्ति दो परतों बाह्य और आंतरिक की क्रम से बनी होती है। सेल वाल वो किसकी बनी होती है, सेल वाल ऑफ रूट एयर, टू लेयर्स, आउटर एंड इनर। आउटर और इनर लेयर है वो किस किस की बनी होती है, ये बताना है आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये बताना है कि मूल रेशों की कोई कोशिका भित्ति है दो परतों, बाह्य और आंतरिक। एक तो क्या है, बाह्य। आपने सभी ने ये पढ़ा है कि सेल वाल, हमेशा ये पढ़ा है कि सेल वाल है वो सेलुलोज की बनी है, ये आपने पढ़ लिया। पौधों की कोशिका किसकी बनी है, सेलुलोज की। लेकिन ये कह रहा है कि बाहरी परत है, बाहरी परत और आंतरिक भी दोनों बतानी है, वो किसकी बनी होती है, ये बताना है। कई बार बच्चों का थोड़ा दिमाग में नहीं आता, वैसे हिंदी में थोड़ा अलग दिया हुआ है, इंग्लिश में देखो, सेल वॉल ऑफ रूट एयर, यहां पर बिल्कुल सही है। रूट एयर, टू लेयर्स आउटर एंड इनर विच आर द मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है ये, सेलुलोज के साथ में। और क्या होता है, सीधी सी बात ये है, जो कोशिका जो बनी है, जैसे अपनी कोई सेल वॉल है, ठीक है, ये कोशिका के ऊपर होती है, पादप कोशिका के ऊपर है, ऐसे पादप कोशिका ना अपनी, तो इसके ऊपर होती है ये, इस तरह सेल वॉल। ठीक है, तो यहां पर है, तो इसकी बाहरी ये तो सेलुलोज की बनी होती है, ये मैंने बता ही दिया आपको। चलो, अंदर का भाग किसका बना होता है, किसका बना होता है, पेक्टिन का। किसका बना होता है, पेक्टिन का। तो ये बात ध्यान रखना, ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की और पेक्टिन की बनी होती है। किसका बनाता है, पेक्टिन का, एंड पेक्टिन। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पेक्टिन, सेलुलोज एवं पेक्टिन। ठीक है, अगला देखो आप, बाह्य विलन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान, जल्दी देखो आप। बाह्य विलन जब कोशिका दरों के समान सांद्रता रखता है तो इसे कहते हैं, इसे कहते हैं, जल्दी बताओ, इसे कहते हैं बाह्य विलन। जब देखो, मैंने जो विलन होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो संप्रासरी विलन, संप्रासरी विलन, एक होता है अलप्रासरी विलन, एक होता है अतिप्रासरी विलन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और यहां पर होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जैसे मानो यहां पर कोई कोशिका है अपनी, यहां पर सेल है, इसमें 20% साल्ट है, 20% साल्ट है, 80% है हमारा पानी। और जो आपने किसी सॉल्यूशन में डाली, कोई सॉल्यूशन में डाली, तो वहां पर 20% भी क्या है, नमक है, और 80% क्या है, पानी। वहां पर भी 80% पानी है। अब ये कोशिका इसमें जाएगी तो इस कोशिका के आकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोशिका के आकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसी वजह से कोशिका के आकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये विलन कौन सा होता है, संप्रासरी विलन। लेकिन अल्पप्रासरी विलन में कोशिका का आकार बढ़ जाता है, कोशिका का आकार बढ़ जाता है। और यहां पर अतिप्रासरी विलन में कोशिका का आकार सिकुड़ जाता है, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, बाह्य विलन है जब कोशिका दरों के समान हो, कोशिका बाह्य विलन है, ये बाहर का विलन है, ये कोशिका के दरों के समान हो तो सांद्रता रखता है, तो इसे कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, संप्रासरी विलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संप्रासरी, आइसोटोनिक। अगला, अतः शोषण कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है, द प्रोसेस ऑफ इम्बिशन इन्वॉल्व्स। अतः शोषण में कौन सी प्रक्रिया, देखो अतः शोषण है, जैसे लकड़ी का टुकड़ा है, पानी में डाल दिया आपने, लकड़ी का टुकड़ा पानी में डाल दिया, पानी में डालने के बाद में उसमें वो थोड़ा सा फूल जाता है, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो फूलने के बाद में जब वह फूलेगा तो वह प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, अतः शोषण कहलाती है। वो क्या कहलाती है, अतः शोषण। तो ये कह रहा है कि प्रोसेस इनहिबिशन के अंदर क्या क्या है, अतः शोषण वो किस किस के कारण होता है, ये है इसका पूछना, जल्दी बताएं। अतः शोषण का कारण क्या क्या है, जल्दी बताएं। यहां पर क्या होती है अतः शोषण,
जो कोई आकार फूल जाता है लकड़ी आदि का, तो वहां पर केशिका क्रिया भी होती है। क्या होती है? केशिका क्रिया। केशिका क्रिया है, क्या है? केशिका क्रिया। कैपिलरी एक्शन होती है। क्या होती है? कैपिलरी एक्शन भी होती है। क्या होती है? कैपिलरी एक्शन। और क्या होता है? और होता है इसमें कुछ अवशोषण भी होता है, कुछ अवशोषण, एब्जॉर्प्शन भी होता है। अब्जॉर्प्शन तो है ही, अवशोषण तो है, एब्जॉर्प्शन भी है। और भी कुछ होता है। हाँ, कुछ कुछ थोड़ी मात्रा में हमारा विसरण भी होता है, डिफ्यूजन भी होता है। कुछ थोड़ी मात्रा में क्या होता है? डिफ्यूजन भी होता है, विसरण भी होता है, विसरण भी होता है। विसरण देखो, विसरण है मुख्य रूप से गैसों में पाया जाता है, लेकिन ऐसे इनमें भी हमें विसरण देखते हैं। मुख्य रूप से अधिकतर है, ये मुख्य रूप से गैसों में विसरण होता है, ठीक है, लेकिन यहां पर भी पाया जाता है, ठीक है। अगला, किस विलयन में रखने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाएगा? किस विलयन में रखने पर कोशिका का आकार बढ़ जाता है? कोशिका का आकार बढ़ जाएगा, किस में बढ़ जाता है? किस विलयन में कोशिका का आकार बढ़ जाता है? आर्मी में आजकल बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, बहुत ही शानदार, जो एसएससी में नहीं पूछे जाते। 28 मार्च का एग्जाम देखोगे तो आप चकित रह जाओगे, सभी एग्जामों के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी बेस है, ये एनसीईआरटी बेस है, सभी एग्जामों के लिए है, एनसीईआरटी से है ये क्वेश्चन, है ना, सभी एग्जामों के लिए है। किस विलयन में रखने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? तो कोशिका का आयतन बढ़ जाएगा, मैंने बताया था आपको, अलपराश्रयी विलयन में। किस में? अलपराश्रयी विलयन में। अलपराश्रयी विलयन कौन सा है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। कौन सा है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगला, पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ कोशिका में किसका मान शून्य होता है? पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ कोशिका, प्रत्यास्थ कोशिका कौन सी है? जो फुली क्या हो गई है? टर्जिड हो गई है। टर्जिड मतलब जितना भी उसको फैलना है वो फैल चुकी है। तो प्रत्यास्थ तो क्या होता है हमारा? वैसे टर्जिड, वैसे हम देखें टर्जिड देखोगे आप, ऐसे मिलेगा भाई, फुली है टर्जिड का मतलब सिकुड़ना, मतलब ऐसे मिलेगा। टर्जिड क्या होता है? वैसे तो सिकुड़ना होता है, लेकिन प्रत्यास्थ आप देखोगे, प्रत्यास्थ का मतलब क्या होता है? प्रत्यास्थ तो अलग होता है, फैलना होता है। लेकिन यहां पर ये कहना चाह रहा है ये, इसका मैं बता दूं कि भाई कौन सा वह दाब है, पूर्ण रूप से वह दाब जिसमें कोशिका है पूर्ण रूप से उसका प्रेशर है वो बिल्कुल, उसका मान है वो शून्य हो जाता है, उसके बाद में उस पर प्रेशर नहीं लग पाता। सोनू कुमार, राम राम भाई, जल्दी बताएं कौन सा दाब रहता है इसमें? बिल्कुल आसान एक दाब रहता है यहां पर। जल्दी बताएं। तो कि कौन सा रहता है? इसको बोलते हैं चूषण दाब। क्या बोलते हैं? चूषण दाब। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट बोलते हैं, डीपीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीबीडी। डीबीडी को हम फुल फॉर्म बोलते हैं इसका, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट, इसको बोलते हैं चूषण दाब। क्या बोलते हैं? चूषण दाब। टर्जिड जो सेल है फुली टर्जिड हो गई है, मतलब उसमें उसके आकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका मान क्या हो गया? शून्य हो गया। मतलब हम कह सकते हैं प्रत्यास्थ हो गई है, पूरी फैल गई है, ठीक है। तो इसको, या हम ये भी कह सकते हैं, जैसे आप इंग्लिश में मीनिंग देखोगे टर्जिड का, वैसे टर्जिड का मीनिंग देखोगे जैसे डिक्शनरी वगैरह में, वहां पर मिलेगा कठोर। और प्रत्यास्थ का मतलब क्या होता है? फैलना। अगला देखो आप, अतः प्रासरण होता है जब कोशिका को रखा जाता है। एंडोसोस्मिस अकर्स वेन द प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन। अंतः प्रासरण होता है जब कोशिका को रखा जाता है। किस में रखा जाता है? अतः प्रासरण होता है जब कोशिका को रखा जाता है। एंडोसोमोसिस अकर्स वेन द प्लांट सेल इज
प्लेस्ड। मतलब इसमें यह पूछना चाह रहा है भी कोशिका का आकार है, जो कोशिका का आकार वह अतःप्राशन में इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। भी जिसमें अतःप्राशन प्रक्रिया है वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोशिका का आकार है मुख्य रूप से फूल जाता है। मुख्य रूप से क्या हो जाता है, फूल जाता है। अतःप्राशन क्या होता है, कोशिका का आकार फूलना, कोशिका का आकार फूलना। तो कोशिका का आकार फूलेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका का फूलना, उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अलपराश्री विलयन, अलपराश्री विलयन। ठीक है, अगला अगला कोशिका के फूलने की प्रक्रिया किस द्वारा होती है। सेल बिकम्स टर्जिड बिकॉज ऑफ। कोशिका के फूलने की प्रक्रिया, देखो यहां पर टर्जिड शब्द का फिर प्रयोग किया है, मैंने बताया ना प्रत्याश फूलना, वहां पर कोशिका के फूलने की प्रक्रिया किस द्वारा होती है। कोशिका फूलती है किसमें, कौन सी प्रक्रिया होती है। आर्मी के पेपर में 50 क्वेश्चन सही कैसे सही करें, कुछ सही कैसे करें, पढ़ो भाई। प्रैक्टिस सेट करो सारे के सारे, 50-60 प्रैक्टिस सेट तो कम से कम करो, टाइम रख के करो। EWS के लिए भाई राजेश बता रखा है आपको, वहां पर वीडियो बना रखी है, वहां पर बता रखा है, वही बात मैं अब बताऊंगा। उसमें तो ये तो है नहीं कि कुछ मिर्च मसाला लगा के मैं बता दूंगा, वही बात है, बस घुमा फिरा के वही बात है। कोशिका के फूलने की प्रक्रिया किस द्वारा होती है। कोशिका के फूलने की प्रक्रिया है वो कौन सी प्रक्रिया होती है। अभी हमने दो प्रक्रियाएं देखी थी, एक तो कौन सी थी, एंडोस्मोसिस। कौन सी थी, एंडोस्मोसिस। एक तो एंडोस्मोसिस भी कह सकते हैं हम, अतःप्राशन बोल देते हैं, अतःप्राशन। और एक कौन सी है, अलपराश्री। एक कौन सी है, अलपराश्री। अलपराश्री में भी कोशिका का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला देखो आप, मक्का में परागण किसके द्वारा होता है। मक्का में परागण है वो किसके द्वारा होगा, मक्का में परागण किसके द्वारा होगा। किसके द्वारा, कीटों और हवा के द्वारा। जो कीट है मक्के में परागण कौन करते हैं, कीट करते हैं और हवा करते हैं। इंसेक्ट करती है और एयर करती है, एयर, एयर और इंसेक्ट्स। ठीक है, अगला, पादप की कौन सी संरचना वाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। पादप की कौन सी संरचना वाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। मतलब पौधों के अंदर जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो किसके कारण होता है, जो पत्तियों में पाया जाता है और पत्तियों के निचले स्तर पर पाया जाता है। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि पत्तियों के निचली तरफ पाया जाता है, वो कौन है, स्टोमेटा है। कौन है, स्टोमेटा। स्टोमेटा पत्तियों के निचली तरफ ही पाया जाता है, स्टोमेटा। ठीक है, जो वाष्पोत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। अगला देखो, लकड़ी के दरवाजे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लकड़ी के दरवाजे, मैं यही क्वेश्चन सोच रहा था अभी तक आया क्यों नहीं। लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां बरसात के मौसम में ठीक से किस कारण बंद नहीं होते हैं, ठीक से किस कारण बंद नहीं होते हैं। कौन सी प्रक्रिया हो जाती है जब बंद नहीं होते। मैंने आपको बताया था एक प्रक्रिया थी अंतः शोषण। कौन सी है, अतः शोषण, इम्बिशन। इम्बिशन है, इम्बिशन। तो इसके कारण है वो क्या नहीं होता, उसमें अतः शोषण हो जाता है और इसकी वजह से लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां फूल जाती है। अगला, पराबैंगनिक स्थिति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा है। पराबैंगनिक स्थिति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है, विच पिगमेंट प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से पौधों को कौन बचाता है, जल्दी बताएं, कौन बचाता है। जो पौधों के अंदर है, पौधों के अंदर एक एक रसायन होता है फाइकोसाइनिन। कौन होता है, फाइकोसाइनिन वर्णक होता है, पिगमेंट होता है।
वह हमेशा पौधों को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने का काम करता है। यदि यह नहीं होता तो पौधों में बहुत ही ज्यादा नुकसान होता पराबैंगनी किरणों से। अगला देखो, कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है? पौधों की जड़ों का कार्य कौन सा नहीं है? कौन सा काम पौधों की जड़ें नहीं करती? विच इज द नॉट फंक्शन ऑफ रूट? पौधों की जड़ों का कार्य कौन सा नहीं है? विच इज द नॉट फंक्शन ऑफ रूट? पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है, कौन सा नहीं है? पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। पौधों की जड़ों में क्या नहीं होता? फोटोसिंथेसिस नहीं होता। फोटोसिंथेसिस के लिए सभी को ज्ञात है, तो कौन जिम्मेदार है? पत्तियां जिम्मेदार हैं, ठीक है, पत्तियां। और पत्तियों में कौन जिम्मेदार है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। कौन सा पाया जाता है? मैग्नीशियम। अगला, पूर्ण मूल परजीवी पौधे कौन से? टोटल रूट पैरासाइट, जो मतलब जड़ों पर निर्भर रहते हैं, जो पौधों की जड़ों पर निर्भर रहते हैं, पूर्ण मूल परजीवी, टोटल रूट पैरासाइट प्लांट। पौधों के परजीवी कौन से होते हैं? जो पौधों पर रहते हैं, जैसे अमरबेल है। अमरबेल कहां पर रहती है? पौधों के ऊपर रहती है, तने पर रहती है, और वहीं से अपना भोजन प्राप्त करती है, पैरासाइट है। तो ये कह रहा है कि टोटल रूट पैरासाइट जो जड़ों से पे रहता है वो कौन सा है? पूर्ण मूल परजीवी पौधे कौन से हैं? कौन से होते हैं? रेफ्लिशिया। कौन से होते हैं? रेफ्लिशिया। रेफ्लिशिया है वो पूर्ण रूप से क्या रहते हैं? मूल परजीवी पौधे। अगला, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन? प्लांट हार्मोन का उदाहरण दो। प्लांट हार्मोन का उदाहरण दो। सतीश कह रहा कि पुड़िया है, वो सारी की सारी याद कर ले, जमा सही है वो सारी, ठीक है। प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन है पादप हार्मोन। कोई भी बता सकते हो आप, कोई भी किसी भी पादप हार्मोन का नाम ले दो भाई। साइटोकाइनिन है, इथिलीन है, इथीन है, साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है, पादप हार्मोन है, एब्सिसिक एसिड है ना, ये हमारे क्या है? पादप हार्मोन है, ठीक है। अगला, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। इन रेस्पिरेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में ऊर्जा मिलती है? श्वसन में, रेस्पिरेशन में क्या होता है? C6H12O6 ऑक्सीजन की उपस्थिति में बदलते हैं और क्या प्राप्त होता है? 6CO2 प्लस में 6H2O और ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा किस रूप में मिलती है? ऊर्जा किस रूप में मिलती है? एटीपी के रूप में। किसमें? रूप में। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है किसके रूप में? एटीपी के रूप में। किसकी सहायता से पत्तियों को गिरने से रोका जा सकता है? किसकी सहायता से पत्तियों को गिरने से रोका जा सकता है? कौन सा पादप हार्मोन है जो पत्तियां रोकने में सहायक है? पत्तियां गिरने, पत्तियों के गिरने से रोकता है, कौन सा पादप हार्मोन है? कौन सा है? मुख्य रूप से साइटोकाइनिन ही रहता है। मुख्य रूप से कौन रहता है? साइटोकाइनिन रहता है, ठीक है। कौन सा रहता है? साइटोकाइनिन। कौन सा है? साइटोकाइनिन। अगला, आम का खाद्य भाग, इडिबल पार्ट ऑफ मैंगो। मैंगो का कौन सा भाग खाते हैं? मीजोकार्प, एंडोकार्प, कौन सा खाते हैं? कौन सा है? मीजोकार्प। कौन सा है? मीजोकार्प। मीजोकार्प को हम क्या बोलते हैं? मीजोकार्प है, देखो मीजोकार्प। आम हम छीलेंगे और उसके बाद में उसका मध्य भाग खाएंगे, उसको बोलते हैं मध्य फल बीती। क्या बोलते हैं? मध्य फल बीती। मध्य फल बीती भाग ही खाते हैं, ठीक है। अगला देखो, पौधे जो लवणीय मिट्टी में उगते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जामों में आपको मिलेगा ये, बहुत एग्जामों में। और आपने ध्यान किया हो, हरियाणा पुलिस के एग्जामों में भी पूछा गया था, हरियाणा में एसएससी में भी पूछा गया है, सभी में, आर्मी में पूछा गया, बहुत एग्जामों में पूछा गया। बताओ, पौधे जो लवणीय मिट्टी में उगते हैं उनको क्या बोलते हैं? हेलोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलोफाइट। हेलोफाइट, हेलोफाइट बोलते हैं। 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं। हेलोफाइट,
हेलोफाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हेलोफाइट। ठीक है, अगला, परागण के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा? एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशन। कौन सा एजेंट है वो पॉलिनेशन के लिए उत्तरदायी है? परागण के लिए उत्तरदायी एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशन। कौन? पॉलिनेशन किस किस के द्वारा होता है? नॉर्मल सी बात है, पक्षी भी पॉलिनेशन करता है, जल भी करता है, कीट भी करते हैं। ठीक है, ये सभी करते हैं, इंसेक्ट्स, वाटर है, बर्ड्स है, सभी के माध्यम से पॉलिनेशन होता है। वायु भी करती है, एयर भी करती है, एयर भी करती है। ठीक है, मतलब इंसेक्ट भी करते हैं, ये सभी आपको पता ही है। ठीक है, परागण समझते हो ना? परागण क्या है? जो परागकण है, जो परागकण है पौधों के अंदर, पोलन ग्रेन्स होते हैं छोटे छोटे, वो पौधे का क्या है? नर भाग होता है। जैसे मानव के अंदर क्या होता है? शुक्राणु होते हैं, उसी तरह से वो जन्नान भाग होता है, शुक्राणु की तरह ही परागकण होते हैं। और वो फिर क्या है? अंडाशय में जाते हैं और वहां पर निषेचन करते हैं। अदरक का विकसित रूप कौन सा है? बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, फिर रसायन विज्ञान से, फिर फिजिक्स से पूछे जाते हैं। अदरक का विकसित रूप क्या है? स्टेम का जो अदरक है उसका विकसित रूप कौन सा है? जल्दी बताएं। दो तीन क्वेश्चन और बच गए, जल्दी बताएं, लाइक कर दे और शेयर कर दे, जल्दी बताएं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में पूछा जाता है कि अदरक का विकसित रूप कौन सा है? तना है। कौन सा है? तना, स्टेम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेम है वो विकसित रूप है। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? यह भी क्वेश्चन कई बार पेपरों में पूछा जाता है, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? हल्दी भी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तने से ही प्राप्त होती है, स्टेम से ही प्राप्त होती है। ठीक है, ये थे हमारे बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इंपैक्ट एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, यहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाती है और अच्छी तरह से एक नोट्स बना के अच्छी तरह से जो क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको अपनी बुकलेट में बना रखी हो आपने, उसमें नोट करना है। देखो, तैयारी करने का तरीका ये होता है, यदि आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो क्वेश्चन एक भी आप ऐसा जो नया क्वेश्चन मिलता है आपके एग्जाम के हिसाब से, उसी को आपको नोट डाउन कर लेना है। और पेपर से पहले एक बढ़िया सी बुकलेट हो, बढ़िया से नोट्स हो, तो यदि नोट्स आपके बेहतर हैं और बेहतर बना रखे हैं, और आपने कोई भी एक सिंगल बुक है वो आप पढ़ते हो, मानो साइंस की कोई एक सिंगल बुक पढ़ते हो, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा नोट्स में टेबल भी बना लो नोट्स में, तो इस तरह से ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कुछ बुक्स में कहा कि ये तो बुक में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ बुक्स से पढ़ना होता है, कुछ हमने नोट्स बनाने होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो नोट्स में डालने होते हैं। तो इस तरह से यदि आप पढ़ोगे तो सिलेक्शन 100 का 100% होता ही होता है। ठीक है, बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम। अगली क्लास शुरू हो गई होगी जीके की।